एसपीओज़ की बात करें तो स्पेशली मैंने गुजरनगर में भी देखा है, बाहर भी देखा है कि मतलब जिन-जिन जगहों पे हम जाते हैं, एसपीओज़ का मेन रोल रहता है अपने चाहे चौकी हो, थानों में मतलब काम करने का इनका मेन रोल रहता है। क्योंकि ना ये देखते कि दिन-रात 24 आवर्स जो ये लोग हैं काम करते रहते हैं। अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर ये लोग फ़ील्ड में काम करते हैं तो तनख्वाह कितनी है? 12,000 13,000। आजकल का दौर आपको पता ही है, महँगाई का दौर है। किताबें महँगी है मतलब ऐसे बच्चों को अगर मतलब यूनिफ़ॉर्म लेनी हो वो महँगे हैं, शूज़ वग़ैरह कहाँ से बेचारा एक एसपीओ जो है वो ये जो ज़रूरतें हैं पूरी करे। खुदा ना ख़ास्ता इवन कि अगर कभी कोई बीमार भी होता है इंसान, हम पीछे एक सपोर्ट रखते हैं कि भई 5,000 10,000 15 बीमारियों का थोड़ी ना पता होता है कि कब आए, क्या आए, थोड़ा सपोर्ट रखते हैं कि भई इन बेचारों के पास वो भी नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं डेली शब न्यूज़। मैं सदाम चौधरी। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है इमरान शेख सर, जो कि दस्ते मददगार से सोशल एक्टिविस्ट हैं। बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा आपका डेली शब न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सर, आप एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक दस्ते मददगार का जो एक नाम था, आपने मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन जो कि अब नाम रखा है, क्या वजह रही और किस तरह से इससे लोगों के हित में काम करते हैं? जो पहले हमारी ये कि एनजीओ थी, ये दस्ते मददगार के नाम से हमने इसको रजिस्टर करवाया था। लेकिन कुछ फिर बाद में जब हमारे कुछ साथी जुड़ गए तो आपको पता है कि एक ही इंसान से चाहे वो समाज हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, नहीं चलती है। जब तक हम आपस में मिल-जुल के काम नहीं करें, तब तक चाहे समाज हो, घर हो, चलता नहीं है। तो फिर कुछ हमारे कुछ ऐसे दोस्त थे, उन्होंने बोला कि आप इसका नाम चेंज करो, तो हमने दस्ते मददगार को कन्वर्ट करके इसमें मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन एनजीओ के नाम से रजिस्टर्ड की है। तो हमारा जो मेन मकसद है, चाहे वो दस्ते मददगार को लेकर के हो या मददगार ह्यूमैनिटी फाउंडेशन को लेकर के हो, मेन मुद्दा हमारा यही रहता है कि हम लोगों की जो है खिदमत करें, उन जगहों पे जाए जहाँ पे हमारी ज़रूरत हो। सर, इस एनजीओज़ में जैसे अभी हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, लोगों को ब्लड्स की प्रॉब्लम आ जाती है और भी सारे हॉस्पिटल्स के जैसे और भी इश्यूज़ रहते हैं, उस तरह की हेल्प भी जो इसके ज़रिए की जाती है। स्पेशली हमने एक ग्रुप भी बनाया है, दस्ते मददगार का जो ग्रुप बनाया है हमने, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो हमारे भाई हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, सब लोग उसमें मिल-जुल के काम कर रहे हैं और 24 आवर्स हम अवेलेबल रहते हैं ब्लड ग्रुप देने के लिए। इवन कि जब से ग्रुप बनाया भी है, जो लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, जो हमें इस आपके माध्यम से देख रहे हैं, जिनकी आवाज़ हमारी आवाज़ उन तक पहुँच रही है, उनको भी पता चल जाएगा कि नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है दस्ते मददगार की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी मिली है। चाहे वो ब्लड को लेकर के हो, चाहे वो राशन की को लेकर के हो या कोई ऐसी हमारी बेटी जिसको शादी वगैरह करना हो, हम वहाँ पे हाज़िर रहते हैं, सारी टीम हमारी हाज़िर रहती है वहाँ पे। हमारे इस एनजीओज़ में काफ़ी जो बोलते हैं कि एक परिवार जो उसमें काफ़ी अच्छे लोग मिले हुए हैं। बात करें हमारे चाहे अपने राजा भरत की बात करें हम अमित मोहन शर्मा साहब की बात करें, अजय शर्मा साहब की बात करें, मतलब जितने भी हमारे या गौरव शर्मा की बात करें हम या अपने गगन महाजन साहब हैं, काफ़ी हमारे ग्रुप में मिले हुए हैं। तो ये लोग जो है काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं इवन कि मेरा कम रोल होता है, इनका मेरे से ज़्यादा रोल रहता है समाज में काम करने का। मैं इनको बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ और अपने रब का शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि उन्होंने मुझे इस लायक रखा है कि मेरे हाथों से, मेरी टीम के हाथों से अगर किसी के पेट में 2 निवाले भी जाए, तो वो भी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है। क्योंकि ऊपर वाला सबों को ये पुण्य काम करने का मतलब सबों को मौका नहीं मिलता है। ये मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरे रब ने मुझे इस लायक रखा है कि और मेरे साथ ऐसे इंसान जुड़े हुए हैं कि जो हमारे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं और हमारे एनजीओ की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह ताला ये एक हमारी बिगिनिंग है, क्योंकि हमें किसी से मतलब कोई फंडिंग लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें ऊपर वाले ने नवाज़ा है तो
जहाँ से हमारे जो बंदे हैं हमारे जो ग्रुप में मिले हुए हैं थोड़ा बहुत कर करके कहीं पे लंगर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब कई बंदों की सोच ये होती है कि भाई लंगर प्रिपेयर करने में लाख रुपए लगते हैं, ये गलत है। कोई लाख रुपए नहीं लगते हैं। आपकी नीयत अगर साफ हो, आप अगर सही ट्रैक पे जा रहे हो, अगर आप 200 बंदों को भी खाना खिलाओगे, कुछ नहीं 15 से 20 किलो चावल लगते हैं। मतलब पूरा लंगर आपका प्रिपेयर हो जाता है 6 से 7 हज़ार में, उससे ऊपर कहीं नहीं होता है। ये हमने लाइफ में प्रैक्टिकली किया हुआ है। कहीं पे अगर शबील भी लगानी हो, अगर आप 200-300 बंदों के लिए शबील भी लगाते हो, उसमें भी 4-5 हज़ार से ऊपर ऊपर कहीं नहीं जाता है। कुछ लोग जो होते वो ये सोचते ओ यार, ये तो मतलब पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, ये लाखों का खर्चा कर रहा है, खुद भी जेबें भरे हुए हैं। अब जो बंदा फील्ड में काम करेगा उसी को पता चलेगा ना कि भाई मैं अगर इस जगह पे कोई लंगर बांटने जा रहा हूं तो उसमें कितना खर्चा लगता है। कुछ भी नहीं खर्चा लगता है। आप जाओगे न्यूट्री का जैसे पुलाव बनाओगे, क्योंकि मोस्टली आप हॉस्पिटल जाओ या कहीं ऐसी धार्मिक जगह पे जाओगे, वहाँ पे कोई नॉन वेज की कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। क्योंकि जिस जगह पे जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे, किसी और जगह पे जाओगे, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग होंगे। वहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, ईसाई भी होंगे। इसलिए हमने वो चीज़ प्रिपेयर करनी है जो सब लोग खाए, जो सब लोग खाए। हम क्या करते, चने का पुलाव बनाते, न्यूट्री डाली उसमें या और भी कुछ मटेरियल जाए, और खुदा गवाह है 7 से लेके 6 हज़ारों 7 हज़ारों इससे ऊपर लंगर नहीं जाता है, प्लेटें श्लेटें सारा कुछ डाल के। इवन कि हमें तो काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्प भी करते हैं। हम हाँ इतना रब से दुआ करते हैं कि जो लोग हमें पीछे से हेल्प करते हैं, मेरा रब परमात्मा उनको भी इज्जत दे और उनको और भी तौफीक अल्लाह ताला फरमाए कि वो और भी लोगों की हेल्प करें। जी। जी, हमारी भी दुआ रहेगी सर आपके साथ। इसी के चलते आपसे एक और क्वेश्चन रहेगा सर, डेली वेजेस और एसपीओज़ को लेके किस तरह से देखते हैं? क्योंकि उनकी आए दिनों देखते होंगे सैलरीज़ बहुत कम रहती है, वो अपना जो काम जो है पूरे बाखूबी से निभाते हैं, उनके काम में हालाँकि आज तक कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं आती। हालाँकि जहाँ भी देखने को मिले ज़्यादा एसपीओज़ वगैरह ही देखने को मिलते हैं। किस तरह से देखते हैं? हम भी फील्ड में थोड़ा बहुत काम करते हैं। एसपीओज़ की बात करें तो स्पेशली मैंने गुजरनगर में भी देखा है, बाहर भी देखा है कि मतलब जिन जिन जगहों पे हम जाते हैं, एसपीओज़ का मेन रोल रहता है अपने चाहे चौकी हो, थानों में मतलब काम करने का इनका मेन रोल रहता है। क्योंकि ना ये देखते कि दिन रात 24 आवर्स जो ये लोग हैं काम करते रहते हैं। अच्छा, काम करने के बावजूद भी अगर ये लोग फील्ड में काम करते हैं तो तनख्वाह कितनी है? 12,000 13,000। आजकल का दौर आपको पता ही है, महंगाई का दौर है। किताबें महंगी है, मतलब ऐसे बच्चों को अगर मतलब यूनिफॉर्म लेनी हो वो महंगे हैं, शूज़ वगैरह कहाँ से बेचारा एक एसपीओ जो है वो ये जो ज़रूरतें हैं पूरी करे। खुदा न खास्ता इवन कि अगर कभी कोई बीमार भी होता है इंसान, हम पीछे एक सपोर्ट रखते हैं कि भाई 5,000 10,000 15, बीमारियों का थोड़ी ना पता होता है कि कब आए क्या आए। थोड़ा सपोर्ट रखते हैं कि भाई इन बेचारों के पास वो भी नहीं होते हैं। दिन के 24 घंटे वहाँ यहाँ काम करना। अच्छा, सबसे ज़्यादा लोड भी इन्हीं के ऊपर रहता है कि कभी वहाँ जाओ जी, यहाँ जाओ, ये जो अब ना भी नहीं कर पाते हैं ना। अब डेली वेजर की बात करो, अब पीडीडी डिपार्टमेंट की, वो भी वहाँ पे भी है। कहीं पे लाइन खराब हुई, चलो जी पोल के ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं। इवन कि वो 2-4 डेथ मेरे आँखों से बनाल में ही हुई है, 2-4 डेथ तो वहाँ पे पोल पे चढ़ते-चढ़ते भी हुई है। फिर जाते कि भाई अब इसके परिवार में तो इसको परिवार को कोई सपोर्ट करने वाला रहा ही नहीं। यही था, ये इसकी भी डेथ होगी, उसको भी कोई जॉब वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। इवन कि अगर ये लोग राशन कार्ड के लिए भी अप्लाई करते हैं बीपीएल के लिए, वहाँ पे भी इनको ये कंडीशंस रखी जाती है, आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आपको राशन कार्ड कहाँ बनेगा बीपीएल? जब आप लोग जो हुकूमतें पावर में है, जब आप लोग इनकी तरफ नहीं सोचोगे तो फिर इनकी तरफ कौन सोचेगा? ये कहाँ जाएँगे फिर? अब हम अगर किसी से माँगने जाते हैं, हम अगर इंसाफ माँगने जाते हैं, हम अगर नौकरी मतलब किसी से माँगने जाते हैं, हम तो उसी सरकार के पास जाएँगे ना जो इस टाइम पावर में है। जब सरकार सुनेगी तो तभी हमें जॉब वगैरह मतलब मिल जाएगी। जब सरकार ही नहीं सुनेगी तो हमारी कौन बातें सुनेगा फिर? जी। फिर कहीं न कहीं अभी तो फ़िलहाल बीजेपी तो अभी रूलिंग में है नहीं, बट लोग कहते हैं कि बीजेपी की ये देन है कि जो डेली वेजेस लगे हुए हैं, वरना इससे पहले जो सरकार थी उन्होंने तो डेली वेजेस भी नहीं लगाए हुए थे। तो क्या ये डेली वेजेस ही हल है इसका बेरोज़गारी का?
क्योंकि देखिए, बीजेपी तो कहती है कि डेली वेज जो है वो हमारी सरकार में लगे। ना तो मैं बीजेपी की बात करूंगा, ना पीडीपी की बात करूंगा, ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो भी पार्टीज है। मेरे लिए सबों ने हिंदुस्तान को लूटा है, जम्मू कश्मीर को लूटा है। एक बात, बीजेपी अगर ये बोल रही है कि हमारे दौर पे ही एसपीओ बने हैं, इससे पहले भी एसपीओ हुआ करते थे। ठीक है ना सर, इससे पहले भी एसपीओ हुआ करते थे, वो किनने लगाई है? जो उस टाइम मौजूदा सरकार में थे। तीसरी बात, आप ये बोल रहे हो कि और एक क्वेश्चन उठाया था आपने, कौन सा? कि बीजेपी की सरकार में ही एसपीओज लगे हैं और डेली वेजेस। नहीं, वो तो मैंने पहले भी बोला कि इस सरकार में क्या, वो तो इससे पहले भी सरकार में बनी। एसपीओ तो पहले भी हुआ करते थे, अब भी होते हैं। अब ये थोड़ी ना बीजेपी की कोई देन है कि एसपीओ लगाए हैं। अब और एक बात बोलूंगा मैं, चलो ये बेरोजगारी। नहीं नहीं, ये लोग तो चलो बेचारे 12-12, 13-13, 14-14 हजार रुपए चलो पे ले रहे हैं। अब जो इस टाइम पीएचडी करके है, वो बेरोजगार नहीं है। जी जी जी। वो तो बेचारे वो रेडी लगा के पकोड़े बेच रहे हैं। तो उस बारे में क्या बोलोगे आप? इवन कि मैंने ये भी देखा है कि जो ग्रेजुएट करके या मतलब पीएचडी करके, वो आज बेचारा वो बोलते हैं ना तुरखान का काम, कौन से वो कारपेंटर का काम करते हैं, रंदे लगाने का काम मेरे सामने है, मैं दिखाऊंगा आपको। हाँ जी हाँ जी। वो जाते, उन्हें बोला बोला एक जगह पे, प्राइवेट जगह पे भी उन्होंने वो इंटरव्यू के लिए दिया था। कोई बैंक था, मेरे ख्याल से एचडीएफसी किन कोई बैंक था। अब एचडीएफसी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, वहां पे भी एक कंडीशन रखी जाती है कि फ्रेशर्स को वो नहीं पकड़ते हैं। जी जी। आप कहीं पे भी जाओगे किसी भी फील्ड में काम करने के लिए, एवन कि आप कहीं पे वो मॉल में भी लगोगे, वहां पे भी आप जाओगे, वो देखेंगे कि ये सेल्समैन का काम करेगा, लेकिन इसको हम देखेंगे कि कपड़ों को तह कैसे करते हैं, ये पर्टिकुलर काम कर सकता है नहीं कर सकता है। ये बेरोजगारी नहीं है। एसपीओ तो चलो ठीक है, जिस गवर्नमेंट ने भी लगाई है, चाहे कांग्रेस ने लगाई है, पीडीपी ने लगाई है, किसने भी लगाई है, या आज ये बोलते हैं बीजेपी वाले कि हमने लगाई है, वो एक अलग बात है। लेकिन बोलो कि जो पढ़े लिखे थे, उनके लिए क्या कर रहे हो? जो रोड पे उतर के धरना दे रहे हो, उनके लिए क्या कर रहे हो? मुझे तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम अपने काम में रहते हैं, अपने समाज के काम में मुबतला रहते हैं हम। लेकिन पिछली बार हमने वो एसआई के रिक्रूटमेंट किन कुछ थे ना, वो तो वो भी तो इन्होंने किया, तो उनका क्या हुआ? अब जिस जिस बंदे ने देखो कितना बड़ा स्कैम है, जिन जिन बंदों ने 25-25, 30-30 लाख रुपए दिए थे, अब उनको भी तो पैसा वापस नहीं मिला। अब उन्होंने भी गलत स्टेप उठाया। 25 लाख रुपए आप अगर गवर्नमेंट अपनी जॉब के लिए किसी को देते हो कि मुझे 25 लाख रुपए दो, कल आपको वो 25 लाख भी तो रिकवर करने हैं। इसका मतलब है कि कल लोगों का गला घोंट के आप वो पैसा रिकवर करोगे। करप्शन तो वहीं से बढ़ गई ना। जी जी। कि सरकार ने क्या किया है वो मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, इतना जानता हूँ मैं कि चलो हमें समाज में मिलजुल के, चाहे कोई भी मतलब पार्टीज आए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि समाज को खुद को अवेयर रहना पड़ेगा। अब मैंने आपको पहले एक बात बोली, डेंग साहब के वो इंटरव्यू में भी मैंने बोला कि हमने भी एक मूवी देखी थी जवान, उसमें कुछ बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए थे कि भाई अगर आपके घर के पास कोई वोट मांगने आता है, उनसे बोलो कि भाई वोटिंग के लिए हम रेडी है। कम से कम कल जो मेरे बच्चे को फैसिलिटीज दे पाओगे, जॉब दे पाओगे, जब ये कंडीशंस पूरी हो जाएगी तो हम भी तो गलत इंसान चुनते हैं ना। भाई आया कोई बंदा पार्टी में आया, ये लो जी 5,000 रुपए, कल वोट डाल देना। गलत तो हम भी है ना, हम उठ के उसी को वोट दे देते हैं। कल उसके पास जब हम काम मांगने के लिए जाएंगे कि भाई मेरा काम करो, वो वहां से उल्टा जवाब देता है, तुझे तो 5,000 रुपए दिए थे, तू तो बिका था मेरे सामने, तुझे कहा हम कोई काम करेंगे? समाज में चाहे मिलजुल के सारे रहे, जब तक मिलजुल के नहीं रहेंगे तो समाज आगे नहीं बढ़ेगा। जी। सर बात करेंगे इंडिया से बाहर की, फ़लस्तीन और इज़राइल में जो भी फ़िलहाल चल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं? क्या इंडिया जो है इज़राइल के साथ था, अब जो है फ़लस्तीन के साथ? देखो, मैं एक बात बोलूंगा सर, सबसे पहले इजराइल में क्या हो रहा है या फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा दुख है, क्योंकि हम भी आए दिन न्यूज़ में देखते रहते हैं। आप ये सोचिए कि वो छोड़े हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, वो बात की बात है। सबसे पहले ये देखे कि इंसान इंसान को मार रहा है। दूसरी बात और एक चीज़, जो फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चे, मतलब जब आप आंखों से हम अपना ये मंजर देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दुख भी होता है। अब आपने बोला कि पहले वो इजराइल के साथ थे, अब फ़लस्तीन के साथ है। इस टाइम जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जगह कोई और भी होता
हर एक हुकूमत ये सोचती है कि हम बैलेंस में चले, बैलेंस में चले, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, इसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, ठीक है ना। दुख हमें भी है कि फ़लस्तीन में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम उनके स्टैंड में हैं। दुआ करने के बगैर तो हमारे पास कोई रास्ता है भी नहीं, हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और ना ही हमारे बस की बात है। अब अगर मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर सर, इसी के चलते हिंदुस्तान में भी कई स्टेटों में लोगों ने परमिशनें ली कि हमें प्रोटेस्ट करने दिया जाए, हम उनकी प्रोटेस्ट में खड़े हों कि भाई हम आपके साथ हैं, ऐसा ना हो, क्योंकि इंसान ही इंसान को मार रहा है। नहीं, कोई किसी के ऊपर बुरा असर नहीं पड़ता है। अब मैंने बोला ना आपको कि इसमें मैं कोई अपनी अगर बात रखूँगा वो जायज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट बैठे हैं, बड़े दिग्गज लोग बैठे हैं यहाँ पे, पॉलिटिकल बंदे बैठे हैं। जब वो इस चीज़ में बात नहीं कर रहे हैं तो मैं भी इस चीज़ में कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के तौर पे जो फ़लस्तीन के बच्चों के साथ हो रहा है मैं उसमें स्टैंड हूँ। अदरवाइज़ हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, हमारा हिंदुस्तान चाहे पहले साथ था या नहीं था, लेकिन अब हिंदुस्तान फ़लस्तीनियों के साथ है। तो अगर हम अपनी बात करें, देखो मेरी बात का बुरा नहीं मानना, हमारे जो नज़दीकी मुल्क है, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मतलब बाहर के मुल्क है, दुबई है, वो क्या फ़लस्तीनियों के साथ है? वो है साथ में? जी सर। दुबई साथ है? हाँ जी सर। अच्छा जी, अब उसके जो भी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ है वो उनके फ़लस्तीनियों के साथ है। तो जब वो साथ है तो हम हिंदुस्तान भी सपोर्ट कर रहा है फ़लस्तीनियों की। हम खुद एक एज़ अ मुस्लिम कम्युनिटी के तौर पे, एक इंसान के तौर पे जो फ़लस्तीन के लोगों के साथ हो रहा है, हम मज़म्मत करते हैं कड़ी शब्दों में, हम भी उनके साथ हैं। अब मैंने आपको पहली बात बोली कि इंसान इंसान को मार रहा है, ये सबसे बड़ी बात यही है। सर, चलते आए दशहरा है, क्या एक मैसेज रहेगा आपका दशहरा का? हिंदुस्तान, सबसे पहले मैं एक बात करूँगा अपने जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक ताज माना जाता है, और हमारे इस जम्मू कश्मीर में दशहरा भी मनाया जाता है, ईद भी मनाई जाती है, दिवाली भी मनाई जाती है, और रक्षाबंधन भी मनाया जाता है। ये हमारा एक परिवार है जम्मू कश्मीर, और ये जम्मू कश्मीर के लोग जो है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, एक परिवार की तरह रहते हैं। मैं अपनी बात करूँगा, मैं अपने एनजीओज़ की बात करूँगा, मेरे 99% जो है उसमें हिंदू कम्युनिटी के हैं, 1 या 2% ही होंगे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं। इकट्ठे खाते हैं, इकट्ठे पीते हैं, एक दूसरे के हाथ से मुँह से निवाला छीन के खाते हैं हम। हमें फ़ख्र है कि हम अपने जम्मू कश्मीर में रहते हैं, अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, और सबसे बड़ी फ़ख्र की बात ये है कि आकस आपस में सब जो जितने भी त्यौहार आते हैं ये सेलिब्रेट करते हैं। ये एक भाईचारे की मिसाल है, और ये मिसाल जो ये हमेशा कायम रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ इमरान शेख, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। आप सबका इस पे क्या कहना है, आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और भी इसी तरह की मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें डेली शब न्यूज़।